सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनिगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन हुआन फैमिली के उस बंदे को निपटा देता है, जिसके जरिए से उसे यहाँ पे हुआन मेई के बारे में पता चलता है। और उसे सोल सर्च करने के बाद वांग लिन को पता चल जाता है कि हुआन मेई और कोई नहीं बल्कि लिu मेई है। साथ ही वांग लिन को यहाँ पर मेटल एलिमेंट का भी पता चल जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। जहाँ जैसे ही वो अपने मैप को चेक करता है तो उसे यही पता चलता है कि उसे प्लेनेट यूनशिया के पास जाना है। उसी के पास उसे वो मिस्टीरियस सी जगह मिल जाएगी जहाँ पर वो मेटल एलिमेंट मौजूद है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही वांग लिन जो कि उसी प्लेनेट के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे इंटेंस अमाउंट में डेथ एनर्जी फील हो रही थी। साथ ही वांग लिन मन में कहता है कि वो जो गोल्डन वेन्स है वो असल में अपने अंदर एक्सट्रीम यंग एनर्जी को पोजेस करता है। पर तभी वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि प्लेनेट यूनशिया के पास से इतने अमाउंट में ये डेथ एनर्जी क्यों निकल रही है और साथ ही इसका कलर इतना ज्यादा ब्लरी क्यों है। अब वांग लिन देख के हैरान था कि ये जो डेथ एनर्जी जो की फॉगी शेड में था, यहाँ इसका जो ये फॉगी बैरियर है ये काफी ज्यादा थिक है। यहाँ तक कि वांग लिन अपने स्वॉर्ड का भी यूज करता है ताकि वो इस फॉग को पूरी तरीके से हटा सके। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड के अंदर डिवाइन सेंस को भेजकर अंदर की ओर झांकने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये पूरा का पूरा ये जो प्लेनेट यूनशिया है ये कोई अबैंडन प्लेनेट नहीं है। अब वांग लिन इसे और अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए इसके करीब पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देख के हैरान था कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं है। साथ ही ये जो क्रैक्स थे इनके अंदर से कुछ मिस्टीरियस एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। अब तभी वांग लिन को अपने पास से किसी के गुजरने की आहट होती है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। और जैसे ही छुप जाता है तो उसे नजर आता है कि यहाँ पास ही एक बहुत बड़ा बीस्ट गुजर रहा है। और हमें बताया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि एक मून गेजर है, और जिसका पावर लेवल निर्वाणा स्क्रायर है, यानी कि सेकंड स्टेप की पावर ये पोजेस करता है। वांग लिन इसे देखते साथ ही इसकी ऑरा से ही काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे वांग लिन हैरान इसलिए था कि यार ऐसी जगह पे मून गेजर सरपेंट कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। वांग लिन ने 2C की मेमोरी में मून गेजर सरपेंट का जिक्र सुना था, जो कि असल में ये जो मून गेजर सरपेंट है ये एक यूनिक टाइप का पैरासाइट है जो कि एंशिएंट गॉड्स की बॉडी में ही रहते हैं। उसके साथ ही पलते पड़ते हैं और ये एंशिएंट गॉड के ब्लड को खा कर ही सर्वाइव करते हैं। अब एंशिएंट गॉड की बॉडी में मून गेजर सरपेंट रहते तो है, लेकिन ये उन्हें कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर तो इन्हें किसी ट्रेजर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। पर वांग लिन को जो बात सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली लगती है वो ये कि एक मून गेजर सरपेंट ऐसे खुलेआम यहाँ पे घूम रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2C की मेमोरी में उसने देखा था कि जो मून गेजर सरपेंट है वो तो असल में एंशिएंट गॉड्स की बॉडी में ही रहा करते हैं। और जब कोई एंशिएंट गॉड मारा जाता है तो उसके साथ ये भी पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदल जाते हैं, क्योंकि उनके ब्लड के बिना जीना इनके लिए नामुमकिन है। तो आखिर ये मून गेजर बाहर कैसे सरवाइव कर पा रहा है। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं ये 2C से तो बिलोंग नहीं करता, पर उसे ख्याल आता है कि जो 2C है वो तो लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में न जाने कब का मारा गया था। लेकिन हाँ, जब वो मारा गया था तो तब वहाँ पर कोई भी मून गेजर नहीं दिखाई दिया था। पर तभी सेकंड थॉट उसके दिमाग में यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो प्लेनेट यूनशिया है यहाँ पर सही मायने में एंशिएंट गॉड्स की जो बचे कुचे पार्ट्स है वो बच गए हों, जिसके चलते ये मून गेजर आजाद हो पाया और ऐसे घूम पा रहा है। पर अगर ऐसा है भी तो इतने जायंट से क्रिएचर को ऑल हेवन के लोग क्यों नहीं पहचान पाए। आखिर क्यों किसी की नजर में ये मून गेजर सरपेंट नहीं पड़ा, या फिर इन सभी ने इसे इग्नोर कर दिया। पर क्यों। पर तभी वांग लिन सोचता है कि इसे वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जिस चीज के लिए वो यहाँ पे आया है उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब वांग लिन यहाँ पर अपने डिवाइन आइज के जरिए से आसपास उसे गोल्डन वेन को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वांग लिन को एक जगह मिल भी जाती है जहाँ पर उसे गोल्डन फ्लेम नजर आ रही थी, और ये एक छोटी सी गुफा जैसी थी। और वांग लिन 2 घंटे के अंदर ही इस जगह में पहुंच जाता है। यहाँ पे वांग लिन जैसी इस चीज को देखता है ना, तो जो हमारा शू लीग्यू है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि क्या ये पूरी की पूरी खदान हमारी है। हम तो भाई माला माल हो गए मास्टर, जल्दी से मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं बाहर आकर सब कुछ सवाचट कर जाऊंगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उसकी बोलती बंद कर देता है। अपने हाथ से जैसे ही वो उस गोल्डन वेन को पकड़ने जाता है, अचानक से वांग लिन रुक जाता है और सोचने लगता है कि ये जो गोल्डन वेन है इसे ढूंढने में मेरी जरा भी मेहनत नहीं लगी। आसपास से कोई भी अगर गुजरे तो वो भी इसे देख सकता है, तो आखिर क्यों किसी ने अब तक इसे नहीं छुआ। और ऐसे ही सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर काफी सारे उसे वेन नजर आते हैं जहाँ छोटे छोटे क्रिस्टल उसे दिख रहे थे। वांग लिन आगे बढ़ते हुए हर एक जगह को देख रहा था और उसके मन में यही सवाल आता है कि इतने रेयर ट्रेजर को आखिर अब तक किसी ने कलेक्ट क्यों नहीं किया। हजारों सालों से ऐसा लग रहा है कि इस जगह को किसी ने छुआ ही नहीं, और न जाने क्यों इनका शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही बड़े से बोन का हिस्सा हो। और अचानक से ये जगह शेक करने लगती है। तभी यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वांग लिन समझ जाता है कि नहीं, ऐसा ही था, ये जो मैं देख रहा हूँ ये पेड़ नहीं है, ये तो असल में टेंटिकल्स हैं। और तभी ये सारी चीजें मूव होने लगती है।
वागलिन समझ आता है कि प्लेनेट हियनशिया, जैसे कि मैं कोई नॉर्मल प्लेनेट समझ रहा था, असल में इसके पास एक बहुत बड़ा सा बोन है जो कि असल में पूरा का पूरा एक गोल्डन वेन है, जिसका मतलब प्लेनेट हियनशिया सिर्फ एक प्लेनेट नहीं बल्कि ये एक पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा सा मून गेजर सर्पेंट है। अब गाइस तुम्हें आवाज में थोड़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी क्योंकि मुझे हाई फीवर है, इसलिए मैंने बीच में ब्रेक लिया था और अब थोड़ा सा बेटर है तो वहीं से मैं वॉइस कंटिन्यू कर रही हूँ। आई नो तुम में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मुझे वॉइस कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, पर तुम ऐसा बहुत ही कम समझते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो यूट्यूबर्स को कुछ समझते थोड़ी है। उनको तो ये लगता है कि हम मशीन है और इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं कि लिटरली नेक्स्ट वीडियो की ना पूरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं ये वॉइस कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे वागलिन को जैसे ही रियलाइज होता है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट असल में एक मून गैस सर्पेंट है, तो वो इमीडिएटली डिसाइड करता है कि अब यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे वागलिन जाने से पहले सोचता भी है कि अगर मैंने डायरेक्टली इस बोन को अपना बनाने की कोशिश की तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मून गेजर सर्पेंट है ये जाग जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि अगर ये जाग जाता है तो मैं इससे सर्वाइव कर पाऊंगा। अब वागलिन यहाँ से जाते हुए काफी कुछ सोचता है और कहने लगता है कि हालांकि ये जो गोल्डन वेन है ये मेरे हेवन डिफाइंग बीट के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है, जिसका मतलब ये है कि मुझे हर हाल में इसके लिए तो इसे हासिल करना ही होगा, लेकिन कैसे हासिल करना है इसका रास्ता मैं खुद निकालूंगा और फिलहाल अभी सही वक्त नहीं आया। ये कहते हुए वागलिन यहाँ से चला जाता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 1000 इल्यूजन प्लेनेट के इल्यूजन मून पूल का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्लेनेट 1000 इल्यूजन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस पूल के आसपास हुआन फैमिली के काफी सारे मेंबर्स थे जो कि अपने ब्लड ड्रॉप को उसके अंदर डाल रहे थे। इसी के साथ हुआन में जो कि यहाँ पे खड़ी थी उसे एंसेस्टर बताने लगते हैं कि हुआन में एक बार जब ये ब्लड एक्सचेंज रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा तो तब तुम ऑफिशियली हमारे हुआन फैमिली के एक मेंबर बन जाओगी। ये कहते हुए यहाँ पे जो हुआन फैमिली का एंसेस्टर है वो बाहर आता है, कहने लगता है कि जिसके बाद से तुम कोशिश करना कि चाहे जो हो जाए तुम कभी भी हुआन फैमिली ब्लड को बिट्रे नहीं करोगी। जिस पे हुआन में हमें नोट करती है। अब तभी यहाँ पे ये जो एंसेस्टर है वो 10,000 इल्यूजन्स एज द सोल नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जिसके जरिए से वो एक फॉर्मेशन बनाता है जो कि ब्लड एक्सचेंज मेथड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी वो हैंड साइंस बनाते हुए 10,000 ब्लड ड्रॉप्स को एज अ गाइड के तौर पे यूज करता है, जिसके बाद वो इस रिचुअल को पूरी तरीके से स्टार्ट करने के लिए कमांड करते हुए कहता है कि मैं हुआन वू किंग हुआन फैमिली के 26वें जनरेशन का एंसेस्टर होने के नाते मैं यहाँ पर इस एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता हूँ। ये कहते साथ ही यहाँ पर जैसे वो इसे एक्टिवेट करता है ना, यहाँ एक डिवाइन रोशनी सीधा यहाँ पे हुआन में के ऊपर गिरने लगती है। और तभी एंसेस्टर बताने लगता है कि हमारी हुआन फैमिली एंशिएंट टाइम से ही थंडर सेलेस्टियल रियलम के सेलेस्टियल रहे हैं। हालांकि सेलेस्टियल रियलम तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हमारी ब्लड लाइन आज भी पूरी तरीके से सेफ है। और ये जो ब्लड एक्सचेंज मेथड है ये हमारी फैमिली के डायरेक्ट ब्लड लाइन वाले डिसाइपल्स के ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके एक ब्लड तलिस्मान को बनाती है, जिसे कि हम उस पर्सन के ऊपर इम्प्रिंट करते हैं जिसके ब्लड लाइन को एक्सचेंज करना है। अब तभी ये सारी बातें जो है यहाँ पे दूसरा बंदा अपने मन में सोचे जा रहा था और कहने लगता है कि आज एंसेस्टर ने अपने ब्लड एसेंस का भी यूज किया है, जिसके चलते इनकी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हुई है। लेकिन इस लड़की के लिए ये इस हद तक चले गए हैं, उन्होंने अपने ही ब्लड एसेंस को इस सील के अंदर इंजेक्ट किया है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके ब्लड वेन को क्लीन करने के लिए एंसेस्टर खुद ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इतना ज्यादा और क्यों? यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर यहाँ पे फाइनली उस ब्लड इम्प्रिंट को जो हुआन में है उसके फोरहेड पर लगा दिया जाता है। और यहाँ पे एंसेस्टर इस पूरे के पूरे रिचुअल को यहाँ पे एंड कर देते हैं, जिसके चलते आसपास की चीजें इसके इम्पैक्ट से शैटर्ड होने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से एक अल्टर बनने लगता है, एक एक करके बड़े बड़े गेट ओपन होते हैं, जिसके अंदर से काफी सारे किलिंग्स भी बाहर आते हैं और ये सारे के सारे ब्लड ड्रॉप से ही बिलोंग करते हैं, जो कि एक एक करके हुआन मई की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। इस दौरान वो बंदा बताने लगता है कि हमारे एंसेस्टर का दाव 10,000 इल्यूजन है और ये हमारी फैमिली का पीक भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं है, इसमें थोड़ी सी कमी है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस लड़की की मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके जरिए से वो अपने दाव को कंप्लीट करें। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली ये जो रिचुअल था ये तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हुआन में एक्सीडेंट पे ब्रेक थ्रू भी कर जाती है। साथ ही वो यहाँ पे अपनी डोमेन को एक्टिवेट करती है, जिसे देखते साथ ही इस बंदे के होश उड़ जाते हैं। और तभी वो बंदा बताने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर वो बताता है कि जो हमारे एंशिएंट सेलेस्टियल हैं उन लोगों ने 2 टाइप के डोमेन एबिलिटीज को हमारे क्लाइंट के लिए छोड़ दिया, जिन्हें कि हेवनली डेविल और फॉर्मलेस कहा जाता है। और इनमें जो हेवनली डेविल दाव है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन वक्त के साथ ये पूरी तरीके से जैसे गायब हो चुका है। पर तभी यहाँ पे लू मई जैसे अपनी पूरी डोमेन की ऑरा को रिलीज करती है ना, तो यहाँ पे ये बंदा देख के हैरान हो जाता है कि ये तो असल में 10,000 इल्यूजन हेवनली डोमेन वे है। इसके बाद वो बंदा हैरानी के साथ बस अपने एंसेस्टर की तरफ देखे जाता है और वो समझ आता है कि एंसेस्टर का प्लान क्या है। साथ ही वो ये भी समझ आता है कि क्यों एंसेस्टर इसके ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान है। इसी के साथ लू मई का ये रिचुअल कंप्लीट हो जाता
होता है वो यहाँ पे एंसेस्टर का शुक्रिया अदा भी करती है। यहाँ तुम में से जितने लोग प्रीवियस एपिसोड में ये शिकायत कर रहे थे ना कि यार इसकी शक्ल तो लूमी जैसी लगती नहीं है, तो यहाँ मेकर्स ने थोड़ी चेंजेस किए हैं और अब यहाँ हुआन मेई का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें काफी अच्छा काम किया गया है। ये ऑलमोस्ट लूमी जैसी ही लग रही है। इसी के साथ हमें एंसेस्टर को दिखाया जाता है जिसका हमें कल्टीवेशन लेवल भी रिवील किया जाता है, जो कि असल में कॉर्पोरल यांग स्टेज पे है। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने से पहले इसका कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली स्टेज पे था और ये ड्रॉप होके कॉर्पोरल यांग स्टेज पे आ गया, यानी कि ये एक सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी उससे काफी ज्यादा खुश था जब ये रिचुअल परफॉर्म हो जाता है। साथ ही यहाँ पे सक्सेसफुली जब उसके डोमेन को वो देख लेता है ना, तो वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, एंसेस्टर आपने देखा ना द 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल ताओ, जो कि हजारों सालों से पूरी तरीके से लापता था, लेकिन फाइनली आज ये हमारी फैमिली के अंदर वापस आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश होते हुए हुआन मेई को उसके फैमिली मेंबर होने के नाते पहला मिशन सौंपता है और कहता है कि तुम्हें प्लेनेट रानियन जाना है, वहाँ जाकर उन सभी को निपटाना है जिन्होंने की वन फैमिली के रेपुटेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेनेट रानियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके आसपास उसी बैरियर को हम देखते हैं जिसे की पूरी तरीके से सेट कर दिया गया था ताकि कोई भी इसके अंदर का बंदा भाग ना पाए, जैसे कि एस्ट्रल वाइन लेयर कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लेनेट रानियन के तीनों एक्सटेंडेंट कल्टीवेटर्स थे ये अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे और तभी इनमें से जो रान फैमिली का एंसेस्टर था वो यहाँ पे कल्टीवेटर जाओ को बोलने लगते हैं कि हमें बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को जाया नहीं करना चाहिए, हम चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन इस बैरियर को तोड़ के नहीं निकल सकते। ये प्लेनेट सीलिंग फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तभी यहाँ पे वो कल्टीवेटर जाओ कहने लगता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हाँ क्या मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करूँ। अब तभी संशी बताने लगता है कि जो कल्टीवेटर ज़ूमो है उसने तो बताया था ना कि 3 महीने में वो वापस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे जो कल्टीवेटर जाओ है वो अब तभी यहाँ पे जो जाओ एंसेस्टर है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हाँ वो हमें यहाँ पे बचाने के लिए आएगा, वो तो यहाँ से चुपचाप से निकल चुका है और तुम अभी भी उस पर यकीन कर रहे हो। तभी यहाँ पे हुआन मेई आ जाती है और यहाँ के साथ ही वो कहने लगती है कि जिन 3 लोगों की मुझे तलाश है क्या तुम वही हो। ये कहते हुए वो इंटेंस प्रेशर यहाँ इनके ऊपर डालने लगती है। साथ ही यहाँ पूरे के पूरे जो प्लेनेट रानी उनके कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर भी ये प्रेशर पड़ रहा था, जो देखते साथ ही रान फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है कि मेरे भाइयों मेरी बात सुनो, अगर आज हम मर भी जाते हैं ना तो हमें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, लेकिन हमें मिलकर इससे फाइट करना ही चाहिए, जिस पर सभी मान जाते हैं। ये कहते हुए रान फैमिली का एंसेस्टर अपनी ओरिजिन सोल को यहाँ बर्न करने लगता है, जो देखते साथ ही कल्टीवेटर जाओ यानी कि जाओ एंसेस्टर भी वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जायंट सा फिगर उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर लू मेई आगे बढ़ती है और अपने इल्यूजन का यूज करते हुए वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम लोग मुझ पे हमला करोगे, वो भी तीनों मिलकर, ठीक है मेरे एफर्ट को तुम लोग बस बचा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके इल्यूजन का जादू चल चुका था और फिर ये तीनों पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में आ जाते हैं और तीनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले कल्टीवेटर जाओ के अंदर रान फैमिली का एंसेस्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, तभी एंसेस्टर जान भी उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर सन फैमिली का एंसेस्टर उसकी हेल्प के लिए आता है, पर अचानक से इसका माइंड भी पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है और वो भी रान एंसेस्टर को यहाँ पे इंजर्ड कर देता है। अब रान फैमिली का एंसेस्टर खुद को जैसे तैसे बचा तो लेता है, लेकिन ये दोनों अब भी इसी के कंट्रोल में थे और वो सभी का आवाज देकर कह रहा था कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे सन एंसेस्टर और जाओ एंसेस्टर दोनों मिलकर रान एंसेस्टर के ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे ये लोग काफी देर तक फाइट करते रहते हैं, रान एंसेस्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और तभी वो यहाँ हुआन मेई से कहने लगता है कि तुम्हारा तरीका कितना ज्यादा रूथलेस है, हाँ तुम यहाँ हम तीनों को ही आपस में लड़वा रही हो, ये कितना ज्यादा दर्दनाक है। तभी यहाँ पे लू मेई इसके पास आ जाती है। अब हुआन मेई इसके कान में कहती है कि बात बताओ, क्या मैंने एक उंगली भी उठाई तुम में से किसी की ओर, तो आखिर तुम मुझे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, तुम तीनों तो आपस में ही लड़ रहे हो, तो भला इसका मुझसे क्या लेना देना। यहाँ तक कि मैंने तो किसी से बोला तक नहीं कि कोई किसी पे हमला करे, तुम तीनों अपनी मर्जी से कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पर उसके इल्यूजन ने अपना काम कर दिया था और तभी वो अपने 10,000 रूथलेस डोमेन का एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है कि इसका जादू ही यही है, जहाँ मैं जाती हूँ हजारों कल्टीवेटर्स बस मेरे लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो मेरे लिए मर भी सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि तभी वो वापस से अपने डोमेन की पावर का यूज करती है और ये दोनों वापस से रैन एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, तभी दोनों की बॉडी काफी दूर जा गई थी। अब यहाँ हुआन मेई आगे आते हुए कहने लगती है कि तुमने हुआन डोंग को बहुत ही आसानी से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग मार नहीं पाए, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वहाँ पर कोई और था जिसने तुम्हारी मदद की, बताओ आखिर वो कौन था। ये कहते हुए वो रैन एंसेस्टर को पूरी तरीके से बांध देती है। साथ ही वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों किस नाटक में मैं फंस जाऊंगी, तुम तीनों ने अपनी रियल बॉडी को यहाँ मेरे सामने सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन अपनी क्लोन बॉडी को तुम लोगों ने सर्वाइव करने के लिए छुपा के रखा है, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। ये सुनना ही था कि रैन एंसेस्टर का गला सूख चुका था और वो सारी बात बोल देता है और कहने लगता है कि उसका नाम ज़ूमो है। और हाँ ये बात सच है कि हुआन डोंग को हम नहीं मार पाए, लेकिन उस वक्त उसी ने हुआन डोंग को मारा था, वो यहाँ से कुछ दिन पहले ही निकल चुका है, अगर आप उसे ट्रैक करना चाहती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए
हुए वो चिल्लाने लगता है, पर तब तक हुआन में उसका खेल खत्म कर देती है और यहाँ स्माइल करते हुए कहने लगती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन जो कोई भी हुआन ब्लड लाइन से टकराने की कोशिश करेगा उसे मैं मिटा के रख दूंगी। यहाँ पे हुआन में के चेहरे पर घमंड देखा जा सकता था कि उसे कितना ज्यादा प्राउड है, कितना ज्यादा घमंड है अपनी इस नए ब्लड लाइन पर। इसी के साथ यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पे वांग लिन प्लेनेट रानियन के पास पहुंच जाता है। वो आते साथ ही नोटिस कर लेता है कि जब वो यहाँ से गया था तब तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो आखिर अब अचानक से क्या हो गया। वांग लिन समझ जाता है कि ये जो फॉर्मेशन है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब वांग लिन हैंड साइंस बनाते हुए इन्हें ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते साथ ही यहाँ अंदर आ जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम सनशी के अवतार को देखते हैं जो कि लेट स्टेज ऑफ कोर फॉर्मेशन में था, जो कि यहाँ पे छिपा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुआन में है वो उसे ढूंढते हुए आ चुकी थी। वांग लिन इसे नोटिस कर लेता है और वो उसकी कल्टीवेशन लेवल को भी देख लेता है, जो कि एक्सेंडेंट के इस वक्त पीक स्टेज पे है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आने से पहले इसके एंसेस्टर ने इसके कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए भी इस पर काफी सारी चीजें दांव पे लगाई होंगी। अब तभी सीन शिफ्ट होता है। वांग लिन यहाँ पे सोचने लगता है कि अगर मैं अपने सेलेस्टियल पपेट के जरिए से अपनी टेक्निक का यूज करके अपने अपीयरेंस को चेंज कर लूं तो शायद वो मुझे पहचान ना पाए। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि सनशी का अवतार जो कि यहाँ से भाग रहा था वो हैरान था कि आखिर इस औरत को इस जगह के बारे में पता कैसे चल गया, जिसके बारे में कभी किसी को नहीं पता। और तभी हुआन में कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम तीनों तो यहाँ पर एक साथ मिलकर फाइट करने वाले थे ना, तो अब भाग क्यों रहे हो। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसके सामने आते साथ ही उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लग पाता तभी वांग लिन आते साथ ही उसके अटैक को रोक लेता है। यहाँ पे वांग लिन को देखते साथ ही जो सनशी का अवतार है उसके जान में जान आ जाती है। वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लो, जो देखकर वांग लिन कहता है कि फेलो कल्टीवेटर, तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा कोई अवतार भी है। हाँ, तुम लोगों ने तो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना सब कुछ जी जान लगा के हुआन फैमिली के साथ फाइट करूं, लेकिन तुम्हारे पास अपने अवतार के जरिए से सरवाइव करने का अच्छा खासा ऑप्शन था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इस सब के मामले में मुझे घसीटा। अब तभी वांग लिन की ये बात सुनकर ना उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है, पर वांग लिन कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हारे सेलेस्टियल ट्रेड लिए हैं इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये बस आखिरी बार होगा, जिसके बाद तुम्हें प्लेनेट रानी उनको जल्द से जल्द छोड़ना होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वांग लिन इस बंदे को लेते साथ ही यहाँ से निकलने लगता है और जैसे ही हुआन मई और वांग लिन की आंखें टकराती है ना, यहाँ हुआन मई के बैग ऑफ होल्डिंग में जो चीज थी अचानक से वो मूव करने लगती है, जिसके चलते हुआन मई शॉक्ड हो जाती है। तभी इसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आती है और वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतनी जल्दी एक्सेलेंट स्टेज पे पहुंच जाएगी। तभी वांग लिन ये सुनते साथ ही इसके ऊपर हमला कर देता है। हुआन मई भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना फेस चेंज कर लोगे और अपनी ऑरा को चेंज कर लोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। तभी वो यहाँ पे जोर जोर से हंसती है। वांग लिन यहाँ पे सनशी को पूरी तरीके से डिसअपीयर करते हुए काफी दूर टेलीपोर्ट कर देता है और हुआन मई का गुस्सा जाग जाता है। वो रूथलेस बनते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी अर्ली स्टेज एक्सेलेंट की पावर मुझे नहीं रोक सकते और तुम आज यहाँ मेरे हाथों मारे जाओगे। अभी यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगते हैं कि सजाको प्लेनेट में जो मेरे साथ तुमने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तुमने मेरे डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद मैंने अपने 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन में काफी सारे चेंजेस किए सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। तुम्हारे चक्कर में मेरे दाव हार्ट में क्रैक आ चुका है और आज तुम्हें मार कर ही मेरा दाव हार्ट पूरी तरीके से रिपेयर हो सकता है। तभी वो अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन वांग लिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करता है जिससे वो शैटर होने लगता है। तभी यहाँ हुआन में भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहने लगते हैं कि वांग लिन आज तुम्हें मैं मार के तुम्हें तुम्हारी वाइफ ली मुआन के पास हमेशा हमेशा के लिए भेज दूंगी। तभी दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और वांग लिन कहता है कि आज तुम मरोगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक करते हैं और यहाँ जैसे इनके स्वॉर्ड आपस में टकराती है तो उसके इम्पैक्ट से पूरा का पूरा ये जो डोमेन वाला एरिया था ये कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है। ये लोग नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे वांग लिन अपने स्वॉर्ड्स को निकालते साथ ही इसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ हुआन में अपनी 1000 रूथलेस इल्यूशंस का यूज करती है। वांग लिन यहाँ एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में था जहाँ उसके सामने सबसे पहले रेड बटरफ्लाई आती है। यहाँ पे वांग लिन उसे देखते साथ ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे इसके अंदर से डिवाइन सेंस फील होता है। वांग लिन हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये क्या है, हालांकि ये मर चुकी है लेकिन ये मेरे सामने बिल्कुल जिंदा लग रही है। तभी यहाँ पे रेड बटरफ्लाई वांग लिन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वांग लिन भी यहाँ पर अपने अंडरवर्ल्ड गेट को एक्टिवेट कर देता है और अगले पल अंडरवर्ल्ड रिवर भी बाहर आने लगता है। वांग लिन इसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही इस इल्यूशन को भी। अब यहाँ वांग लिन को अपनी नजरों के सामने ज़ाओरू रोते हुए नजर आती है, वही नन्ही ज़ाओरू जिसे कि वांग लिन ने 19 सालों तक पाला था। और तभी वो रोते हुए कहने लगती है कि अंकल क्या आप मुझे मारने वाले हो। वह इन अंडरवर्ल्ड रिवर के वेव से उसे भी पूरी तरीके से हटा देता है और समझ आता है कि ये एक इल्यूशन है। तभी वांग लिन को यहाँ एंसेस्टर दूतियान का भी इल्यूशन नजर आता है जो कि वांग लिन को ब्लेम कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें हमारे सोल फ्लैग को बचाना है, लेकिन तुमने क्या किया। हाँ, तभी वांग लिन को वैंग फैमिली का मेंबर और बाकी सभी लोग भी नजर आते हैं जो कि सबके सब एक इल्यूशन थे। यहाँ तक कि उसे अपने
पेरेंट्स भी नजर आते हैं और तभी सामने यहाँ उसे वानियर नजर आती है, साथ ही उसकी मदर भी थी। वानियर कहने लगती है कि वांग लिन वापस आ जाओ ना। अब यहाँ इसे देखते साथ ही वांग लिन का दिल कहीं ना कहीं टूटने लगता है। यहाँ पे 10,000 रूथलेस डोमेन के जो डेविल ताओ की पावर है आज यहाँ वांग लिन विटनेस कर रहा था और लू में यानी कि हुआन में पूरी तरीके से जानती थी कि वांग लिन इसे कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता और वो बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि एक बार तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी ये ओरिजिन सोल ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए, तुम पूरी तरीके से जब भटक जाओगे तब जाकर तुम पूरी तरीके से मेरे उंगली के इशारों पर नाचोगे। यहाँ पे वो नोटिस कर पाती है कि वांग लिन की जो प्रीमोर्टाइल स्पिरिट है ना वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्न हो रही है कि वो उसके माइंड को इस इल्यूजन में पूरी तरीके से एक्टिवेट रख पाए। ये कहते साथ ही वो वांग लिन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वांग लिन की जो प्रीमोर्टाइल स्पिरिट यानी कि इसका जो ओरिजिन सोल है जो कि एक थंडर ड्रैगन है वो यहाँ पे आते साथ इसके ऊपर दहाड़ मारने लगता है, जिसके चलते लू में भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहने लगती है कि आखिर इसकी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट यानी कि इसकी ओरिजिन सोल एक थंडर ड्रैगन कैसे हो सकता है, वो भी एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन। तभी वांग लिन अपने ऊपर थंडर एनर्जी को डालने लगता है, जिसके चलते वांग लिन यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है कि जब कर्मा पूरी तरीके से सेटल हो जाता है ना तब हमारे दिल के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रहता, लेकिन जब कर्मा का कनेक्शन बचा रहता है तो आप अगर हेवेंस के विल का भी सामना कर लो फिर भी हमारे अंदर इतनी ताकत आ ही जाती है कि हम हेवन तक को डिफाई कर सकते हैं। तुम यही सवाल कर रही थी ना कि आखिर मैं एक्सेंडेंट पे कैसे पहुंचा, तो जान लो मैंने हेवन को डिफाई किया है और मेरा जो ऑब्सेशन है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ऑब्सेशन तुम्हारे डोमेन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? जब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई ऑब्सेशन है ही नहीं तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारा डोमेन मेरे ऑब्सेशन को कंट्रोल करेगा? हाँ, कहते हुए वांग काफी किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ देखता है और जैसे ही अपना अगला कदम बढ़ाता है यहाँ उसके डोमेन की ना धज्जियां उड़ा के रख देता है, जो देखकर हुआन में की आंखें खुली रह जाती है और वांग कहने लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन भले ही बहुत ज्यादा हो लेकिन इसे फोर्सफुली बढ़ाया गया है। रही बात तुम्हारे डोमेन की तो वो तो मेरी दुनिया का हिस्सा ही नहीं, वो मुझसे काफी ज्यादा परे है और तुम्हारा डोमेन वांग लिन के दाव हार्ट को कभी भी क्रैक नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर वानियर है। रही बात तुम्हारे इल्यूजन की तो तुम्हारा इल्यूजन मेरे ओरिजिन सोल को कभी भी बर्न नहीं कर सकता। इसी के साथ वांग लिन ने यहाँ पर इसके 1000 रूथलेस इल्यूजन को कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है और इसी मोमेंट पे आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब गाइस तुम में से जिनसे भी रहा नहीं जा रहा और इसके आगे क्या है वो जानना है तो हमारे दूसरे चैनल पे हमने इसके नॉवेल्स को भी पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है। हाँ, ट्रस्ट में तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये एपिसोड है या नॉवेल्स का, नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम्हें नॉवेल जानना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।